तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का तो यह कहना है कि एक भी दिन अगले 5 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी उसे व्यर्थ नहीं करेगी, मोदी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। लेकिन एक और बड़ा बयान आया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से शपथ लेने के तुरंत बाद एक बड़ा बयान आया है। रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि दिल्ली में पिछले 12 वर्षों से जो सरकार राज कर रही थी उसे जनता के एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। जो भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर हैं उसकी विस्तृत जांच होगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर रेखा गुप्ता की तरह ही उनके कैबिनेट के लगभग सभी मंत्रियों ने एक बात कही है कि जितने भी आरोप है, चाहे वो दिल्ली में कथित शराब मामला हो या फिर कथित रूप से वो जो शीश महल का मामला हो, उन सब मामलों की विस्तृत जांच होगी। सुनिए। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच होगी और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। प्रधानमंत्री जी ने 12 साल बाद हमारी कम्युनिटी को उनको हक वापस किया है। 12 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारा ये हक छीन लिया था हमसे। देखिए, जब भी कोई इंसान हारता है तो वो सदमे में आता है। अरविंद केजरीवाल जी अभी थोड़ा टाइम लगेगा सदमे से निकलने के लिए और उनको बड़ा सदमा लगा है। मैं मानता हूँ कि वो जरूर अब इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि अब उनके बच्चे भी दिल्ली के अंदर एक साफ दिल्ली, एक नई दिल्ली, एक विकसित दिल्ली इनको बताओ कि अच्छा दलित हो जी सर, इनको बताओ कि हिंदुस्तान की राजनीति में कांशी राम जी का क्या रोल था? कांशी राम जी ने तो अपने पावदान को एक यात्रा, पद यात्रा के लिए शुरू किया था। अपने जीवन को संघर्ष बना करके हम सब हमें उत्तर प्रदेश या देशवासियों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो कि उस विरासत को संभालने के लिए माननीय बहन जी को दिया गया था और उन्होंने उस बात पर खरी उतरी थी और अभी तक वो चल रही है। अब ये नहीं बता सकता हूँ पार्टी के किस काम से है, किस लिए नहीं है, लेकिन जब किसी के सच्चाई की बात आती है तो महज जी ने भी काम किया है अपने ऊपर। एक बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े? ये भी सच है जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी के डर से। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। जी सर, सही है। से थोड़ी ही देर पहले थोड़ी देर में यमुना घाट पर पहुंचेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री बल्कि उनके कैबिनेट के सभी सहयोगी उनके साथ पहुंचेंगे। एक साथ सभी यमुना घाट पर पहुंचेंगे। शाम को यमुना जी की आरती भी की जाएगी और उसके बाद शाम 7 बजे पहली कैबिनेट की बैठक है। ये सरकार साफ कर चुकी है कि यमुना की सफाई उनके लिए एक प्राथमिकता होगी। मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यम की बेटी यमुना यमुनोत्री से निकलती है ये नदी, और संजय, धार्मिक आस्था तो बहुत ज्यादा है,
लेकिन जो स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो गंदा पानी लगातार आता रहता है, उसके लिए एक जो 3 साल की रणनीति है, बहुत कुछ करना पड़ेगा एक आरती के अलावा यमुना की सफाई के लिए। संजय, ये रणनीति में सुधार तो होगा, वो कब होगा वो तो समय के गर्त में है। लेकिन मैं एक चीज सुधार दूं कि यमुना यमराज की बेटी नहीं, यमुना सूर्य देव की पुत्री है, यमराज की बहन है। यमराज, यमुना, शनिदेव, सावर्णी, मनु, ये सारे लोग भाई बहन हैं, अलग अलग माओं से पैदा हुए हैं, लेकिन यम और यमुना दोनों एक ही मां से, छाया से पैदा हुई हैं। और यमुना इसलिए भी सांवली हैं कि सूर्य के सभी पुत्र पुत्रियां लगभग सांवले हैं। तो उसमें चाहे शनिदेव हो या फिर यमुना हो या फिर यमराज हो, तो ये दोनों भाई बहन हैं। और यमुना के लिए कहते हैं कि ये पापों का नाश करने वाली है, आत्मा को शुद्ध करने वाली है, बुद्धि को सही करने वाली है। तो अब जिसकी जितनी भक्ति होगी उस हिसाब से ये तमाम चीजें उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। जिसकी जैसी भावना होगी, भावना के मुताबिक प्राप्त हो जाएंगी। किसी की राजनीतिक फायदे की भावना होगी तो उसका वैसा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही, राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे और इस दौरान उनके कई कार्यक्रम हैं, मुलाकात हैं, इसके साथ संवाद हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पहुंचे हैं। एक तरफ तो बजट उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ताजपोशी हो रही है, और तीसरी तरफ राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा। हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं। किस तरीके से एमएलसी कांग्रेस के सर, किस तरीके से ये पूरा जो प्रोग्राम है वो क्या क्या ऑर्गेनाइज, आज राहुल जी कहाँ कहाँ रहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अभी देखिए जिस तरह से उन्होंने बछराओं अपने कार्यकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित किया, अभी वो दलित छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उनको युवाओं के साथ संवाद है, महिलाओं के साथ संवाद है, रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण है। इस रायबरेली में बड़े योद्धा रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, राणा बेनी माधव, विशालकाय मूर्ति, वहाँ हजारों की रैली भी होगी, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, संबोधित करेंगे उस रैली को। इस तरह से तमाम सारे मुलाकातें हैं। जब राहुल गांधी जी भोए मऊ अपने सांसद निवास में रात विश्राम के बाद कल अधिवक्ताओं से, डॉक्टर से, अन्य कई सारे कार्यकर्ताओं की डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। चूंकि राहुल गांधी जी मानते हैं जो रायबरेली से उनका नाता है वो पारिवारिक है। और आप देखिए जिस तरह से परिवार की तरह लोगों से मिल रहे हैं। भाजपा ने क्या किया, क्या कर सकती थी, क्या नहीं किया, और कांग्रेस पार्टी की स्कीमों को अपना बताते हैं, उसके बारे में कार्यकर्ताओं से और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में लोगों का। तो लोग राहुल गांधी से गर्म दूसरे साथ मिल रहे हैं और भीड़ भाड़ के साथ लोग खड़े। सवाल है कुंभ को लेकर उठ रहा है, क्या राहुल गांधी कुंभ के लिए जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट जा चुके हैं यूपी के वहां पर, और कई तरीके के सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। असेंबली चल रही, सेशन चल रहा है। कुंभ को लेकर आखिर राहुल गांधी जी का क्या स्टैंड है और क्या वो मूव करें? देखिए, कुंभ को लेकर जहां तक मैं समझता हूं राहुल गांधी जी का स्टैंड साफ है। वो कहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है व्यवस्था कराने की, सरकार उसमें असफल रही है। जिस तरह से लोगों ने इलाहाबाद, प्रयागराज के सराउंडिंग लोग पड़े हैं, धक्के खा रहे हैं, नहीं स्नान कर पा रहे हैं, एनजीटी ने कह दिया पानी सही नहीं है, तो उन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 लाख करोड़ से अधिक के बजट को विकसित यूपी का संकल्प बताया। महिला, युवा, व्यापारी को समर्पित बताया। तो अखिलेश यादव ने कहा कि खोखला बजट, झोला खाली। मतलब बजट की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित उत्तर प्रदेश का बजट बताया। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो खोखला बजट है और झोला बिल्कुल खाली। सुनिए। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है।
ये बजट खोखला है, इस बजट का झोला खाली है। जनता को लग रहा है बजट आया ही नहीं है। वो पूछ रही है कि प्रवचन तो आया गया। जनता सोच रही है कि बजट आया ही नहीं। वो पूछ रही है प्रवचन तो आ गया, बजट कब आएगा। तो क्या क्या प्रावधान है बजट में, जल्दी से आपको बता दें। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे पर 50 करोड़ रुपए इस नए बजट में यूपी सरकार ने दिए हैं। इसके अलावा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, 900 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से विंध्य भी जुड़ेगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए नए बजट में प्रावधान किया गया है। मेरठ से हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार के लिए भी 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे यानी कि उत्तर प्रदेश में विकास की एक बार फिर से बयार बहेगी। और ऐसा तब ये फैसला ठीक माना जाएगा। नहीं तो मेरा मानना ये था सिंपली कि आप बल्लेबाजी करिए, दोपहर का मैच है, दोपहर में जो बेस्ट कंडीशन है बल्लेबाजी के लिए उसका इस्तेमाल करिए, and then later on you have the quality bowling lineup, you can restrict them, you know, if you go on to score 300 runs, 300 रन बनाने के लिए देखें 300 बना देते हैं तो फिर आप रोक सकते हो 250 के नीचे नीचे उनको। तो वेरा इज नाउ ये कोशिश करनी है उसकी विपरीत साइड कि इनको 250 के ऊपर नहीं जाने देना, जिसका मतलब है कि नया गेंद काउंट करवाना, स्पिन अपनी जो हम भावी की बात कर रहे हैं वो स्पिन आके विकेट लेके दे। बांग्लादेश माहिर जरूर है दूसरों का खेल बिगाड़ने में, लेकिन भारतीय टीम भी चैंपियन है। वो एक बार झटका अगर एक टीम से आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप अपनी तैयारी बेहतर रहते हैं। ये देखिए 11 खिलाड़ी हैं हमारे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और हर्षित राणा। हर्षित राणा जिन्हें जसप्रीत बुमराह बाहर हुए थे तो शामिल यहां पर किया गया था। पर क्या गेंदबाजी का जो लाइनअप है विक्रांत, वो इतना मजबूत दिख रहा है कि रोहित शर्मा की उस बात को से भारतीय फैंस आश्वस्त हो सके। हमारे पास 2 ऐसे गेंदबाज इसमें हैं जो वापसी कर रहे हैं चोट के बाद, और आपका सबसे जो धारदार हथियार है जसप्रीत बुमराह, उनका न होना। पर हमें यथार्थ में जीना है। इन 11 खिलाड़ियों का आकलन आपका। देखिए बुमराह नहीं है श्वेता, ऑब्वियसली इंडिया के नंबर थोड़े कम होते हैं ना, 100 थे तो 80 रह जाते हैं, और हो सकता है ये 80 अभी भी इस टूर्नामेंट को जिताने के लिए काफी हो। पर मैं थोड़ा हैरान हूं और मैं चाहूंगा हरभजन भी अगर इस पर अपनी राय रखें कि अर्शदीप सिंह को आज 11 में शामिल नहीं किया गया। मैं थोड़ा हैरान हूं बिकॉज देखिए मोहम्मद शमी, अर्शदीप राइट लेफ्ट, अर्शदीप को इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा भी है और एक लेफ्ट आर्म सीमर आपके पास है। जैसे उन्होंने बताया कि ILT20 इन कंडीशंस में हुआ था और वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद भी मिली, वेरिएशन पे भी। तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि हर्षित राणा के साथ गई है टीम रादर देन अर्शदीप। अब इसके पीछे वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। हर्षित राणा को अभी आपने वनडे क्रिकेट खिलाई, उन्होंने बीच में विकेट भी ली, लेकिन अर्शदीप का एक सिफत क्या है श्वेता की जब बुमराह नहीं हो आपकी टीम में, नई गेंद तो शमी और अर्शदीप डालते हैं, अर्शदीप आखिर के ओवर बड़े अच्छा डाल लेते हैं। सो वो मैं थोड़ा सा हैरान हूं। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। आज भी कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं अलग अलग बैनर लेके सरकार से विरोध कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा ने जो है अलग राज्यों में जो स्कीमें दी थी वो सारी स्कीमों की बात की गई है। हमारे साथ कांग्रेस के उपनेता हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेश भाई, क्या डिमांड और ये सूत्र आप जो लेके आए हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं भाजपा सरकार से? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव के अंदर जो स्कीम लागू की थी, बहनों को लाडली योजना के तौर पे पैसे देने की बात थी, विधवा बहनों को देने की बात थी, गैस की बोतल पे 500 रुपये देने की बात थी, बेकारी भत्ता देने की बात थी। यही डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि गुजरात के में भाजपा की सरकार है, गुजरात में क्यों नहीं, यहाँ के लोगों को ये स्कीम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। खासकर गुजरात के अंदर ST, SC, OBC और माइनॉरिटी की जो बस्ती है, उनके हिसाब से उनको जो बजट देना चाहिए वो बजट भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी हमारी डिमांड आज के दिन रहेगी।
इमरान भाई, क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो आपने मांग की है कि दूसरे राज्यों में बीजेपी जो वादा करती है वो यहाँ पे दे, काफ़ी सारे वायदे आप लेके आए, कौन सा मुख्य वायदा आप चाहते हैं कि सरकार पूरा करे? नहीं, गुजरात के अंदर जिस तरह से आज गुजरात के वित्त मंत्री बजट रजू करने वाले हैं, तो सरकार के अंदर हमारी रजूआत यही है कि गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों ने क्या आपको वोट नहीं दिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात के अंदर सत्ता पे काबिज है, लेकिन जिस तरह से दूसरे स्टेट के अंदर, अभी आपने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए, वहाँ पर जो सरकार ने योजनाएं लागू की है वो गुजरात के अंदर योजनाएं क्यों सरकार लागू नहीं करती। आज लाडली बहना है तो लाडली बहना की योजना महाराष्ट्र के अंदर भी है और इन्होंने दिल्ली में भी शुरू की है, तो हमारी गुजरात की बहनों ने क्यों, उनके पे क्यों अन्याय हो रहा है? उनको भी 3,000 रुपये की लाडली बहना का योजना का लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह सहाय और जो सरकार ने और भी जगह दूसरे स्टेट के अंदर बढ़ाई है, तो यहाँ भी उनका तरह से लाभ मिलना चाहिए। और खास करके रोज बरोज की बहनों की समस्या है कि बहनों को रसोई करने के लिए जो सिलेंडर मिलना चाहिए, आपने दो स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए, वहाँ पर आपने 500 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया, तो यहाँ क्यों 1200 रुपये का हम सिलेंडर आज भी दे रहे हैं? तो हमारी यही रजूआत है कि गरीबों के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और आज भी हम विधानसभा के अंदर नई दिल्ली से विधायक प्रवेश वर्मा आज मंच से मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे और उनका पूरा परिवार इस वक्त जनता गिरगा में बैठा हुआ है। उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटी, उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी से हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रवेश वर्मा मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? लोगों के बीच आप बैठे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोगों में इतना जोश है। आज 27 साल बाद बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, आज कमल खिला है, सबको खुशी मिल रही है। यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता बैठ के इस वक्त जो खुशी महसूस कर रहा है, वही हम सब भी कर रहे हैं। कभी सोचा था कि इस तरीके से पूरा माहौल बनेगा, 2 बार सांसद, अब विधायक और अब मंत्री पद? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी पे विश्वास था और पार्टी हर एक कार्यकर्ता को उचित सम्मान देती है और वही आज प्रवेश जी को मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी का और सबका। हमारे साथ उनकी दोनों बेटियां भी मौजूद हैं। जब चुनाव जीता था तो आपने कहा था कि अमित शाह जी उनके परिवार की तरह मानते हैं, आज मंत्रिमंडल की शपथ मिल रही है उनको, क्या कुछ कहेंगे? मैं पार्टी को, अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है, पापा के बारे में सोचा है और आज भी उन्हें मंत्री की शपथ दिलवाकर उन्होंने हमारा विश्वास पार्टी पे जो है अटूट रखा है। बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी आपके पापा के लिए, दिल्ली के लिए खास तौर पर, क्या लगता है कितनी वो पूरी हो पाएंगी दिल्ली को लेकर के? आप दिल्ली के सिटीजन भी हैं आप। वो जितना काम दिल्ली में कर सकते हैं और करना चाहते हैं वो इन 5 साल में करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि झूठ बोलना और एक्सक्यूजेस देना बहुत इजी वे आउट है और काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो काम करके दिखाएंगे और दिल्ली को जरूर बेटर बनाएंगे। अच्छा, जब आप लोगों को पता चला कि पापा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है तो कैसा लगा आप सबको? सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हम बहुत खुश थे, जो पार्टी का डिसीजन था हमें मंत्री बनाने का, हमें पावर देने का, हम बहुत खुश थे। हम पापा से बहुत प्राउड थे कि अब वो उन्हें पावर मिल चुकी है, अब वो दिल्ली के लोगों को फाइनली उन्हें उन तक सारी चीज़ें पहुंचा सकते हैं, उनकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो हम बहुत खुश थे कि पापा को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि बीजेपी ने उन्हें ये पावर दी, उन पर भरोसा किया और पापा ये पक्का अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। अच्छा, मंत्रिमंडल की उम्मीद थी या फिर और भी कोई उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री? अब शायद नहीं आएंगे। Yes, at a time when many are calling for a ban on a comedy show, the Jharkhand government took action against something far more dangerous than a mere joke. जी हाँ, झारखंड गवर्नमेंट ने गुटखा एंड पान मसाला के सेल, परचेज एंड प्रोडक्शन पे कंप्लीट बैन लगा दिया है। झारखंड में पान मसाला, गुटखा, तंबाकू बिल्कुल बैंड होगा। जो भी अगर दोषी पाया जाएगा, गोदाम में अगर मिल गया तो उस पर कठोर से कठोर, खाने वाले पे भी कार्रवाई होगा, खरीदने वाले पे भी कार्रवाई होगा, बेचने वाले पे भी कार्रवाई होगा। मतलब अब झारखंड के लोग नहीं बोल पाएंगे जुबान कैसी।
वैसे तो इट्स अ वेलकम मूव कंसीडरिंग द केसेस ऑफ ओरल कैंसर ड्यू टू टोबैको एंड पान मसाला इन द स्टेट, बट सवाल है कि इज बैनिंग सच प्रोडक्ट्स अ सॉल्यूशन? तजुर्बा ये कहता है कि जब भी ऐसे प्रोडक्ट्स बैन होते हैं उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। अब झारखंड के पड़ोसी स्टेट बिहार को देख लीजिए, कहने को तो लीकर इज कंप्लीटली बैन इन बिहार, बट सच्चाई कुछ और ही है। तो ये जमीन पर लागू है कहाँ? बिहार में तो घर घर में शराब बिक रहा है, सिर्फ दुकानें शराब की बंद हो गई, होम डिलीवरी चालू हो गया। बिहार का हर आदमी जानता है कि शराब घर घर बिक रही है, नीतीश कुमार को छोड़कर। एंड इट्स नॉट जस्ट ब्लैक मार्केटिंग, इट आल्सो लीड्स टू द सेल ऑफ नकली प्रोडक्ट्स। हर कुछ दिन पे बिहार से नकली शराब पी के मरने वालों की न्यूज आती है, एंड रादर देन टेकिंग एक्शन सीएम साहब बोलते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। सो इनसेंसिटिव, ऊपर से स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस। इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाई आई कंप्लीटली एग्री विद बाहुबली नेता अनंत सिंह। शराबबंदी नहीं करना चाहिए, खोल दे, दारू बंद हो जाए से आओ कुछ नवजुवक जो है जो बर्बाद हुआ, जो पढ़ने के लिए जाता है झोला लेके चल जाता है दारू लाने के लिए। बट द क्वेश्चन रिमेन्स हाउ टू कर्ब कंजम्पशन ऑफ आइटम्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। पहले सिगरेट एंड पान मसाला के पैकेट पे लिखा होता था इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट नॉर्थ इंडिया में लिटरेसी रेट वैसे ही कम है तो पढ़ेगा कौन? सो गवर्नमेंट स्टार्टेड पुटिंग पिक्टोरियल वार्निंग विद इमेजेस ऑफ कैंसर पेशेंट्स ऑन पैकेट्स। एज पर द गवर्नमेंट रूल, द पिक्टोरियल वार्निंग्स ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स वुड हैव टू कवर 85% ऑफ द बॉक्स, बट जनता को आप जानते हो ऐसे वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड दैट इज व्हाई इंडिया अकाउंट्स फॉर 86% ऑफ टोटल ओरल कैंसर पेशेंट्स across the globe, and 90% of oral cancer is caused by chewing tobacco and eating गुटखा। Unfortunately, one such patient was NCP President शरद पवार, जिन्हें गुटखा खाने से ओरल कैंसर हो गया था। इसीलिए उन्हें 2022 में ओरल कैंसर इरेडिकेशन मिशन का फेस बनाया गया। बट बियॉन्ड हेल्थ हजार्ड्स, गुटखा एंड पान मसाला ऑल्सो पोज अ civic कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी 20 फरवरी को लखनऊ से रायबरेली बाईपास रोड पहुंचेंगे। रायबरेली से लगभग 30 किलोमीटर पहले बछरावा में वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो हरचंदपुर त्रिपुला होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे, जहां वे मूल भारतीय छात्रावास में दलित छात्रों से मिलकर बातचीत करेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली की ओर निकल चुके हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि 2 दिन का दौरा है। कार्यकर्ताओं से राहुल मिलेंगे, अमेठी भी आएंगे। बहुत से कार्यक्रम है, लेकिन कुंभ पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुंभ जाने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। हमें नहीं पता कि राहुल गांधी महाकुंभ जाएंगे या फिर नहीं। राहुल जी का 2 दिवसीय दौरा है, जो कि वो लखनऊ एयरपोर्ट पे उतरेंगे। वहाँ से सीधा बछरावा में हमारे एक विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसके बाद रोड साइड रिसेप्शन होते हुए मूल भारतीय जो यहाँ बच्चों का हॉस्टल है उसके अंदर बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर महिला संवाद है, जहाँ पे विभिन्न सोशल और महिलाएं जो वहाँ पे आएंगी विभिन्न फील्डों से, उसमें SHGs की भी महिलाएं आएंगी, सब लोग महिलाएं, उनसे इंटरेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर राणा बेनी माधव जी का जो है मूर्ति का अनावरण करेंगे। नेक्स्ट डे क्या रहेगा कार्यक्रम? नेक्स्ट डे फिर राहुल जी यहाँ सुबह डेलीगेशंस के साथ मिलेंगे। तो डेलीगेशंस के साथ मिलने के बाद फिर वो अपना चले जाएंगे अपना फील्ड में होते हुए रेल कोच फैक्ट्री का वो करेंगे, दौरा करेंगे। उसके बाद फिर युवा संवाद में भाग लेते हुए वापस लखनऊ लौट जाएंगे। कुंभ जाने के क्या कोई कार्यक्रम बन रहा है? अभी ऐसा कुछ हमने अपने प्रोग्राम में जारी नहीं किया। कुंभ जाने का अभी तक तो हमारे संज्ञान में नहीं है कोई ऐसी बात। राहुल गांधी के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को अमेठी सांसद KL शर्मा ने रायबरेली पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही तिलक गुरुवार सुबह से ही कश्मीर के अधिकतर इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानों में बारिशें हो रही है। इस ताज़ा बारिश और बर्फबारी से कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जनवरी और फरवरी के अब तक के दौरान कश्मीर में सबसे बड़ा सूखा चल रहा था, जिस बीच 75% कमी बारिशों और बर्फबारी में हुई थी और इससे अब पानी के साधन भी सूखने लगे थे।
लेकिन आज इस बारिश और बर्फबारी ने लोगों को बड़ी राहत लाई है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार सुबह से गुरुवार शाम तक कश्मीर के मैदानों में बारिशें होगी, जबकि पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी होगी। फिर 2 दिन तक मौसम बेहतर रहने के बाद एक बार फिर कश्मीर में शनिवार से दोबारा बर्फबारी और बारिशें शुरू होगी। कहीं ना कहीं लोगों को, खासतौर से किसानों को इन बारिशों और बर्फबारी का इंतजार था, क्योंकि जिस अंदाज से पूरे सर्दियां जो है सूखी गुजर गई कश्मीर में, तापमान जो है वो भी औसत से ज़्यादा चल रहा था। लेकिन इस बर्फबारी और बारिश से अब कहीं ना कहीं मौसम और तापमान में भी जो है कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी और लोगों के लिए भी राहत की बात होगी। अशरफ वानी, श्रीनगर। जींद की बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेता, फिर पार्षद, एमएलए और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। तो मैम, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा पद आपको मिला है, पर क्या कारण आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के और विधायकों ने आप पर ये भरोसा जताया? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास किया है। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी इस जिम्मेवारी के लिए बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ में, ताकत के साथ काम करूंगी। मैं बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा था आपके, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे, पर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है डिलीवरी करने का। बीजेपी बहुत साल बाद पावर में आई है, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, महिलाओं को 2500 देना, यमुना की साफ सफाई, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई, कैसे दिल्ली का दिल जीता जाएगा? देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव कर सकती है। 2026 से 10वीं लिए बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होगी। छात्र के बीमार होने या एग्जाम छूटने पर दोबारा परीक्षा की छूट। जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। पूरी प्रणाली पर लोगों से सुझाव भी मांगे गए। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत। मूडा स्कैम में लोकायुक्त ने दी क्लीन चिट। लोकायुक्त ने मूडा मामले में मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी है। मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और 2 अन्य को क्लीन चिट दे दी गई है। बता दें कि लोकायुक्त की जांच में कोई आपराधिक गड़बड़ी नहीं पाई गई। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, गौर सिटी 2 के 12 एवेन्यू में देर रात हंगामा। बच्चे ने लिफ्ट में डॉगी को लाने से रोका। डॉगी को रोका तो महिला ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की घटना के विरोध में देर रात प्रदर्शन।
आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाली खबर। शादी के रिसेप्शन पर बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन। किडनैपिंग करवाकर बॉयफ्रेंड संग फरार हुई दुल्हन। रास्ते में दूल्हे की कार को किया गया पंचर। दूल्हे की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। मुंबई के पूर्व कप्तान और चयनकर्ता मिलिंद रैगे का निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुआ मिलिंद रैगे का निधन। मिलिंद रैगे का निधन 76 साल की उम्र में हुआ। रैगे को 26 साल की उम्र में भी दिल का दौरा पड़ा था। मिलिंद रैगे ऑलराउंडर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। मिलिंद रैगे भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर जितनी भव्यता इस कार्यालय की दिखती है, उतना भव्य संघ कार्य का स्वरूप, उसकी अनुभूति इसमें मिलना चाहिए। अवस्था बदलने में समय नहीं लगता। उपेक्षा थी, चली गई। विरोध था, चला गया। हम चलते रहे, तो अब हमारी दशा बदल गई। बदलती दशा में दिशा नहीं बदलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। उपेक्षा ही हमको सावधान रखती थी। विरोध में विरोध ही हमको सावधान रखता था। अब चारों ओर अनुकूलता है, तो हमको अपने को सावधान स्वयं ही रखना पड़ेगा। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी बातें संघ के बारे में कही जाएगी, वो परंपरा की दृष्टि से तो बिल्कुल सत्य है। तो केवल हमारी परंपरा नहीं, वो चलती है, वो वर्तमान भी है और भविष्य भी होगा। ये हमको देखना है। कार्य का आलय क्यों होता है? ये साधना सतत चलती रहे, इसकी प्रेरणा वहां से मिलती है, तब मातृभूमि की अर्चना संपन्न होती है। ऐसा कुछ सोचकर ही ये 3 नाम रखे होंगे। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में प्राण क्या है? बिल्डिंग में प्राण स्वयंसेवक है। स्वयंसेवकों का दायित्व रहता है अपने संचार से सर्वत्र सक्रियता, शुद्धता, सामर्थ्य, ये सब बातें बनी रहे। ये काम हम सबका है। जितना अच्छा ये भवन बना है, उत्कृष्ट बना है, भव्य बना है, ये प्रयास भी हमको उतना ही अच्छा, उत्कृष्ट और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर, विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। संघर्ष बड़ा था, आगे और भी संघर्ष है। संघर्ष अब तक का तो बड़ा था, आगे क्या रहेगा? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता। जैसे ही रसायन सूर्य की गर्मी के संपर्क में आते हैं, अपने आप ही आग पकड़ लेते हैं और धुआं निकलने लगता है।
இது என்னமோ குப்பையாட்ட கொட்டி இருக்குதுன்ட்டு வந்து அன்றைக்கி பார்த்தோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் கழித்து அதில் தீ பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது. அது லேசாக எரிய அப்படியே அது அப்படியே ஃபுல்லாக பரவிடுச்சு. எல்லாம் மேலே அந்த கட்டடத்துக்கு அளவுக்கு மேலே ஃபுல்லாக எரிஞ்சுது. அப்புறம் தீயணைப்பு துறைக்கு யாரோ ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லியிருக்காங்க. வந்து தீயை அணைச்சிருக்காங்க. தீயை அணைச்சுமே மறுபடியும் வந்து தீயை அணைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போதைக்கு அமைஞ்சிருச்சு. மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அது டெய்லி வந்து புகஞ்சு நைட்டும் பகலும் ஃபுல்லாக புகையாகவே இருக்குது. केमिकल से निकलने वाले धुएं की वजह से लोगों ने आंखों में जलन और सांस से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की है। किसानों का कहना है कि केमिकल इलाके के नदी तालाबों को भी दूषित कर रहे हैं, जिसका असर खेती पर पड़ रहा है। ட்ரம்மா இருக்குது, நிறைய ட்ரம்முக்குள்ளே என்ன கெமிக்கல்னு தெரியல. ஆனால் மொத்தத்தில் கரையேன்னு கிடக்குது. ஆனால் புகை வந்து கலராக என்ன எப்படியோ கலராக வருது. எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது, கலராக புகை வருது. அது வெடித்து ட்ரம்மு கூட அன்றைக்கி அங்கே வந்து விழுந்துச்சு. காட்டுக்குள்ளே ஒரு ட்ரம்மு வெடித்து அந்த அளவுக்கு வெடிக்குது. அது என்ன கெமிக்கல்னே தெரியலைங்க, அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அதெல்லாம் நிறையா கெமிக்கல் கலந்து எல்லாம் இது என்ன காகிதம், பேப்பரு, பிளாஸ்டிக்கு எல்லாம் நிறையா இருக்குது. அது இல்லாத கெமிக்கல் ட்ரம்மில் இருக்குது. அது என்ன தெரில, அது எங்கேருந்து வருதுன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. எந்நேரம் கொண்டாந்து கொட்டுறாங்கன்னு தெரில. इलाके के लोगों ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर अवैध रासायनिक डंपिंग को रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो वो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन जैसे जैसे महाशिवरात्रि का त्योहार करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। पूरा शहर आध्यात्मिक उत्साह से भरा हुआ है। दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। दशाश्वमेध घाट पर भी नावें ही नावें दिख रही हैं। एकदम वेडिंग चल रही है। काशी में इतने श्रद्धालु अपने जीवन में कभी देखे नहीं थे। हम इतने श्रद्धालु अपने जीवन काल में हैं, पहली बार देखे हैं कि हम लोग की नाव कम पड़ जा रही है। इतने यात्री हमारे काशी में आ चुके हैं। भारी भीड़ के बावजूद श्रद्धालु व्यवस्थाओं से काफी संतुष्ट नजर आए। बहुत ही अच्छा है यहाँ की व्यवस्था, बहुत शानदार लगा। प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छा है। ये बहुत भीड़ है क्योंकि बहुत रश लग रहा है मुझे, क्योंकि 2-3 घंटा तो जा ही रहा है। हम लोग को दर्शन करने के लिए 4 घंटा 5 घंटा लग ही रहा है, और ये यहाँ तक आने के लिए हम लोग को कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया घूम के। अभी यात्रा पूरी होगी और प्रयागराज जाएंगे हम लोग, फिर अपना वहाँ पे थोड़ा रश में घूमेंगे, क्या है नहान करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। वाराणसी में ही नहीं, अयोध्या में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। 19 फरवरी को भी भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी में पहुंचे। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, पर इतनी भीड़ को कंट्रोल करना है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है उनकी। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे रामलला के दर्शन करने आए हैं। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत मजा आया।
अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ में शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालु पूजा करने और आशीर्वाद लेने के लिए वाराणसी और अयोध्या के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी पहुंच रहे हैं। आज धामी कैबिनेट में भू कानून को लेकर जो विधेयक आया था उसको पास किया गया है। अब विधानसभा में इस विधेयक को रखा जाएगा ताकि बिल पास होने के बाद फिर राज्यपाल के पास जाएगा असेंट के लिए और ये कानून बन जाएगा। इसमें क्या क्या चीजों को रखा गया है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है, किन किन एरियाज को एक्सक्लूड किया गया है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भगोड़ा जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि भू कानून आया है, काफी समय लगा क्योंकि समिति को बने हुए 3 साल हो गया था, समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, अब उसके बाद ये कानून आया है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड रखा गया? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, समस्त कैबिनेट के सहयोगियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भू कानून जैसे प्रथम मुद्दे को जो है आज स्वीकृति दी है, जो उत्तराखंड के देवतुल्य जनता से, उनके आम जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। और मैं उत्तराखंड की जनता को बधाई दूंगा कि लगातार इसकी मांग स्टेट के हर सरकार से करी गई थी और इसमें चेंजेस करने के लिए आंदोलन भी किए गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने केदारनाथ उपचुनाव में ये घोषणा करी थी कि इसी सरकार में हम भू कानून को लागू भी करेंगे और स्ट्रिक्ट भू कानून को लागू करेंगे। आज उसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, अब वो सदन में आएगा, पारित होगा, फिर माननीय गवर्नर से स्वीकृति होने के बाद वो लागू किया जाएगा। हमने 13 जिलों में से 11 जिलों को एकदम जीरो कर दिया है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अब जमीन खरीदने की या एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए जो जमीनें बिक्री हो रही थी और उसमें घपले हो रहे थे, उसमें एकदम रोक लगा दी है। डीएम के स्तर से जो पहले परमिशन मिलती थी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए, उसको खत्म कर दिया गया है। अब सारी परमिशन शासन में विनीत हो गई है। और तीसरा, जो 250 वर्ग मीटर की बात थी, उसको 1 इन अ लाइफ टाइम आप फैमिली का कोई एक सदस्य कर सकता है, उसकी परमिशन है। और कुछ चेंजेस जो हैं हमने उसमें छोटे मोटे और किए हैं। इसको उम्मीद यही है, इससे जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के मन में नाराज़गी रहती थी कि हमारी ज़मीनों को खरीद फरोख्त हो रहा है, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं हमारी हरिद्वार और उधम सिंह नगर, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है क्योंकि जो हमारा अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें लाखों करोड़ के एमओयू हमने करे हैं जिनमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी है। रोजगार को देखते हुए इन 2 जिलों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। इंडस्ट्रीज को लेकर भू कानून में किस तरह का प्रावधान किया गया? क्योंकि पहले भी जो सेक्शन 143 के अंदर जो क्लॉज था उसमें भी बढ़ावा देंगे। सीएम जो है महिला को बनाया है बीजेपी ने। इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। केवल विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता को दिल्ली विधानसभा में
नेता चुना है और हम श्रीमती रेखा गुप्ता को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और पार्टी की लीडरशिप के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि लंबे समय के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और इस सरकार को श्रीमती रेखा गुप्ता इसको लीड करेंगी, इसका नेतृत्व करेंगी, दिल्ली को खुशहाल बनाएंगी, दिल्ली विकसित होगी। बहुत खुशी हुई है आज एक महिला को मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया। हम जेपी नड्डा जी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करते हैं। एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुना है। यहाँ से हम लोग सीधा उपराज्यपाल जी के यहाँ जा रहे हैं और दिल्ली के साथ जो छल हुआ था 10 साल में, उसका हिसाब किताब करके दिल्ली के पटरी पे लाने का काम किया जाएगा। बहुत बधाई रेखा जी को और दिल्ली की जनता। दिल्ली में नई सरकार की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। 20 फरवरी गुरुवार को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जारी हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए रामलीला मैदान तैयार है। विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम की घोषणा नहीं हुई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में 3 तरह के स्टेज बनाए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर पीएम मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ ही मनोनीत मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सहयोगी सदस्य होंगे। वहीं दूसरे मंच पर धर्मगुरु और विशिष्ट अतिथि मौजूद होंगे। तीसरे मंच पर संगीत कार्यक्रम से जुड़े कलाकार रहेंगे। इस समारोह में कैलाश खेर की प्रस्तुति देने की चर्चा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 11 से 12 बजे के बीच में सभी गेस्ट रामलीला मैदान पहुंचेंगे। 12 बजे शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद वेन्यू पर पहुंचेंगे। कब और कहां होगा शपथ ग्रहण समारोह? 20 फरवरी को 12 बजे से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा आयोजन। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने गजब काट चला है। पार्टी ने तय किया है कि समारोह में पीएम मोदी का स्वागत झुग्गी के प्रधानों से कराया जाएगा। इस फैसले के जरिए बीजेपी सभी 250 झुग्गी क्लस्टर्स में बड़ा मैसेज पहुंचाने की तैयारी में है। भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में आम आदमी पार्टी की अच्छी पैठ है। ऐसे में बीजेपी अपने इस नए कदम के जरिए ऐसे इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी शपथ समारोह का न्योता भेजा है। इसके अलावा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को भी आमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा शपथ समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी जी, उर्दू और हिंदी अंग्रेजी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आपने भी कहा कि उर्दू होनी चाहिए, सपा भी कह रही है उर्दू होनी चाहिए।
लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं कि जो है आखिर ऐसा क्यों हो गया। देखिए, उर्दू यहीं पर जन्मी भाषा है, यहीं पर पली बड़ी ज़ुबान है और उर्दू के वर्चस्व या उर्दू की जो स्वीकार्यता है उसको नकारने का मतलब है या उसके प्रति विरोध जताने का मतलब है कि हम भारत के इतिहास और उसकी जो साझा एक संस्कृति है उसको नकार रहे हैं, विरासत को नकार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर तथाकथित भारत के पैरोकार हैं वो ये कैसे भूल जाते हैं कि भारत जो देश है वो एक लंबी संस्कृति लेकर के आता है। वो कैसे इस भाषा को नकार रहे हैं और कैसे आप उस भाषा को लेकर के इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन शब्दों का प्रयोग किया है, आपके द्वारा किया गया है, वो आपकी सोच को दर्शाता है। इसी पर आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा कठमुल्ला बनाना चाहती है, मौलवी बनाना चाहती है। इन बातों को, बयानों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो है उनकी एक सोच को दर्शाते हैं। चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, दोनों ही इस देश की आधिकारिक भाषा है, दोनों ही इस देश की आधिकारिक भाषा है और दोनों ही एक साझा विरासत को दर्शाती हैं भारत को। और ये जो लोग हैं ये इतने कुंठित सोच के हैं कि ये भाषा के नाम पर एक जुबान को संप्रदाय से जोड़ करके सांप्रदायिक चीज़ों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका ये बयान उस वक्त आ रहा है जब तमाम विपक्ष के नेता आप पर आरोप लगा रहे थे कि आपका झुकाव सरकार की तरफ है और आप वो लाइन ले रही हैं जो सरकार के एकदम अलग है। देखिए, मैं सत्य के साथ हूँ और जो सत्य मैंने बनाया नहीं बल्कि जग जाहिर है। उर्दू कहीं से लाई नहीं गई है, इट्स नॉट एन इम्पोर्टेड लैंग्वेज, यहीं पर जन्मी है, यहीं पली बड़ी है। तो जो भारत के लोग हैं, जो यहाँ पर तथाकथित भारत को बनाने वाले लोग अपने आप को कह रहे हैं, वो इसकी स्वीकृति को, इसके होने को नकार कैसे सकते हैं। उर्दू की भाषा को नकारने का मतलब कि आप भारत को नकार रहे हैं, भारत के इतिहास और विरासत को नकार रहे हैं। महाकुंभ को लेकर आप क्या कहेंगी? तब विपक्ष कह रहा है नंबर्स छुपाए गए हैं जिनकी मौत है। देखिए, महाकुंभ को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साल 2027 के चुनाव में गुजरात में भाजपा को हराने का दावा लोकसभा में किया था, पर कल जो स्थानीय निकाय के, जो नगर निकाय के परिणाम आए उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 13 नगर पालिकाओं में से सिर्फ एक नगर पालिका में कांग्रेस सत्ता पे आई। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी, उनसे बात करते हैं। जिग्नेश भाई, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं गुजरात में भाजपा को हराएंगे और दूसरी ओर कांग्रेस का जो नगर निकाय चुनाव में प्रदर्शन रहा बेहद ही खराब रहा। 13 नगर पालिकाओं में सिर्फ एक नगर पालिका बचा पाई कांग्रेस। नहीं, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट से नतीजे हैं हमारे लिए और बहुत गहराई से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हम लोगों को और वो डेफिनेटली करेंगे। ये नतीजे जो कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने सोचे थे उससे बहुत ही विपरीत आए हैं। लेकिन राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चैलेंज पार्लियामेंट में दिया था उसको भी वक्त है, 3 साल का वक्त है, 2.5-3 साल का वक्त है और सुना है कि आने वाले दिनों में उनकी पूरी टीम, कांग्रेस पार्टी की टीम यहाँ गुजरात में लगने वाली है। बहुत वेल इन एडवांस वॉर रूम शुरू होगा और कुछ लोगों को वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो परिणाम आए हैं उसकी बौखलाहट, उसकी थोड़ी निराशा से ऊपर उठकर एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे नए कार्यक्रम के साथ, पॉजिटिव एजेंडा के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम मिलेगा। जिग्नेश भाई, आपको भी अब जो है कांग्रेस पार्टी में लंबा वक्त हो गया। गुजरात की जहाँ तक बात है, 30 साल से कांग्रेस जो है बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही। कोई भी चुनाव हो, पंचायत के हों या पार्लियामेंट के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। कैसे में इतना बदलाव आ जाएगा? ऐसा तो क्या जादू करेंगे राहुल गांधी कि कांग्रेस बदल जाएगी? आपको नहीं लगता कि कहीं तो कुछ चूक रह गई है? देखिए, जादू केवल राहुल जी नहीं, हम सभी को करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन को करना पड़ेगा। हमारी सारी जो विंग्स है, जो फ्रंटल सेल है, उन सभी के साथियों को करना पड़ेगा। पूरी पार्टी को करना पड़ेगा। केवल एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग ये दारो मदार नहीं डाल सकते और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी चूंकि बहुत बैकफुट पर है, चूंकि बहुत सी सीटें कमाई, चूंकि बहुत बुरी तरह से हारे हैं असेंबली में और स्थानीय निकाय में भी, तो अभी मैं कुछ कॉन्फिडेंट होकर कुछ बात कहूँ तो कन्विंसिंग नहीं लगेगा, हजम नहीं होगा। लेकिन होपफुली आने वाले दिनों में
दिल्ली में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बड़े कयास लगाए गए। सीएम की रेस में वैसे तो कई नाम थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम के लिए रेखा गुप्ता का नाम फाइनल कर दिया गया है। रेखा गुप्ता अब अगले 5 सालों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगी। ऐसे में इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रेखा गुप्ता हैं कौन और बीजेपी की तरफ से सीएम के तौर पर कई नामों में वो सबसे आगे कैसे निकल गयी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से बीजेपी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस सीट से उन्होंने जीत हासिल कर उन्होंने खुद को एक मजबूत दावेदार के तौर पर पेश किया। रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से शुरू हुआ, जहां वो दिल्ली विश्वविद्यालय की सचिव भी रह चुकी हैं। छात्र राजनीति के समय से ही उन्होंने खुद को एक मजबूत और सफल नेता के तौर पर पेश किया। साल 1994 से 95 में वो दौलत राम कॉलेज की सचिव रहीं। साल 1995-96 में DUSU की वो सचिव रहीं। साल 1996 से 97 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की वो अध्यक्ष बनी। 2003 से 2004 तक बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की वो सचिव रहीं। 2004 से 2006 में बीजेपी युवा मोर्चा की वो राष्ट्रीय सचिव बनी। अप्रैल 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से वो पार्षद बनी और इस बार उन्होंने शालीमार बाग सीट से विधानसभा चुनाव जीता। रेखा गुप्ता का जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों ही समाजों से रहा है, क्योंकि उनका परिवार हरियाणा के जुलाना का है और वो एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि रेखा गुप्ता की पढ़ाई दिल्ली से ही हुई और वो अपने शुरुआती जीवन से ही दिल्ली के बेहद करीब रही। रेखा गुप्ता के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते थे और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में है और इस समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद लंबे समय से चर्चा थी कि दिल्ली का सीएम कोई महिला ही होगी। 20 फरवरी को रेखा गुप्ता सीएम पद की प्रयागराज महाकुंभ में महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी, लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात करें। माननीय अध्यक्ष जी, समस्त सदन, हम आप सबके प्रणाम कल चाहतनी। अब बड़ा गर्व के साथ अध्यक्ष जी, हम अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपके विशेषकर धन्यवाद कल चाहतनी कि भोजपुरी लेखा भाषा के, खाली भोजपुरी ना, ए भैया जेकरा के ना बुझात होई तनी माइको लगा ली हा, अपन बटनवा दबा ली हा, ताकि बुझा जाओ हम का बोलत रही। हमनी के भाषा जौन बा ना अध्यक्ष जी, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अभी श्रीकांत शर्मा भैया बोलत रहुअन, जौन आपसे लाड़ लगावत रहुअन, तो इतना प्यारा भाषा बा हमनी के केकर विरोध तो छोड़ी, हमके तो बुझात रहुए कि विपक्ष आके गले लगा लिया आपके कि कितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं। और बड़ा हमनी के बहुत आदरणीय नेता गले लगा नहीं रहे हैं, गले पड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलनी है तो कष्ट लागल। हमनी के नया नया हई जा, आपसे सीखब जा, बढ़िया बोलब जा, पर हमनी के भाषा के भोजपुरी, ए अध्यक्ष जी, भोजपुरी
भोजपुरी जहाँ कहीं भी इंसानियत होई ओइजा हमनी के उत्तर प्रदेश के कोनो न कोनो नागरिक होई अब बड़ा गर्व से अपन भाषा ओइजा बोलत हो। तो हम तो आपके धन्यवाद कर चाहतनी, अपन सदन के धन्यवाद कर चाहतनी। एजा हमार भाई पत्रकार बंधु बालों हम ही हो लोग से आग्रह कर चाहब कि तनी जोरदार एकरा के छापब जा आप सब कि हमनी के उत्तर प्रदेश में भी अब अपन भाषा बोलत नहीं जा। आ जेकरा के भाई सुने में दिक्कत बा, बोले में दिक्कत बा, कोनो बरियाई नहीं खे भैया, गलवा पे तलवारवा नहीं खे रखाई। तलवारवा बुझनी है जाना, तलवार के तलवारवा बोली तो तलवारवा नहीं खे रखाई। हिंदी में बोले के बात हिंदी में बोली हालो, भोजपुरी में बोले के बात भोजपुरी में बोली हालो, आ नहीं खे बोले के बात चुपचाप अपन घरे जाई हालो। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमने 2 दिन पहले भी प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। आज हमने दिल्ली के सभी 70 जो विधानसभाएं हैं उनके ऑब्जर्वर, अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। कई साथियों ने अपने मौखिक जो है वो फीडबैक दिए हैं। आज हमने ये निर्णय लिया है कि सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो विधानसभा के पदाधिकारी हैं वो अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर फिर हम राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के साथ डिस्कस करके और फिर जो जरूरी कदम है संगठन के पुनर्गठन के लिए उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज शाम को बीजेपी की बैठक है, मुख्यमंत्री का नाम जो है वो अनाउंस होगा। सबको उम्मीद है कि आज आखिरी बैठक होगी और आज सीएम तय हो जाएगा, क्योंकि पहली बार देश में कार्ड बंट रहे हैं। जिसको कार्ड देने जा रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि शपथ कौन लेगा, कह रहे हैं कि शपथ होगी, आप आओ। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर चयन नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 2 दिन और ले लीजिए, लेकिन बिना सीएम के नाम तय हुए, बिना राज्यपाल को नाम दावेदारी के, आपकी विधानसभा दिल्ली में बहुमत है, राज्यपाल आपके हैं, गृह मंत्री आपके हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, लेकिन मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से जो मजाक बनाया गया है पूरी परंपरा का वो ठीक नहीं है। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कम से कम आज शाम को ही सीएम मिल जाए दिल्ली को और अपना सरकार काम करना शुरू करे। पहली बात है, ये भी मजेदार बात है, बहुमत उनको मिला। अरे हमें मिला होता तो अब तक हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेकर के काम कर रहा होता और हमने किया है काम। भाई जब सत्ता पक्ष का लीडर तय होगा तभी तो विपक्ष का लीडर तय होगा। हम तो इंतजार कर रहे हैं और रोजाना कह रहे हैं भाई जल्दी कर दो, हम भी करना चाहते हैं। जिस दिन करेंगे उसके बाद हम शपथ से पहले हम भी कर देंगे।